सर, जय हिंद। कर्नल दीपक कुमार सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, धन्यवाद बहुत बहुत अपने कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। थैंक यू सर, आपने समय दिया मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल सर, एक बड़ा अहम बयान जो है पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से आया है कि फ्यूचर में किसी भी संघर्ष में हम पूर्व यानी कि बांग्लादेश की सीमा से शुरुआत करेंगे। ये एक बड़ी अहम बात थी। और हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि हम भारत में कहीं पर भी हमला करने में सक्षम हैं, भारत हमें रोक नहीं पाएगा। और वो भी उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर में उनके लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। 12 घंटे तक उनके आर्मी चीफ बंकर में छिपे रहे थे। लेकिन उसके बाद डीजी आईएसपीआर का इस प्रकार का बयान कोई नेता देता पाकिस्तान का तो मैं मान लेता कि गंभीरता से मैं इससे नहीं लूंगा। लेकिन अगर डीजी आईएसपीआर ये कह रहे हैं कि पूर्व से यानी कि बांग्लादेश के रास्ते हमले की शुरुआत हो सकती है, तो भारत को कितना सावधान रहना होगा, क्योंकि पूर्व में नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल और जिम्मेदारी हमारी असम राइफल पर नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा की। सर देखिए, ये जो इस प्रकार के बयान हैं, मैं बिल्कुल भी इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। पाकिस्तान जो है हमेशा से भारत का विरोध करता रहा है और हर तरीके से भारत की जो भारत है, पाकिस्तान उसके बिल्कुल विपरीत है। मतलब ये कहें कि पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली एंटीथेटिकल टू व्हाट इंडिया इज, व्हाट आवर वैल्यूज आर। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा से भारत का बुरा चाहता है और आगे भी चाहेगा, और इसी प्रकार की बयान है। दूसरा, आपने कहा कि कोई पॉलिटिशियन ये बयान देता तो शायद मैं समझ पाता, लेकिन एक मिलिट्री जनरल, तो देखिए वहां के जो मिलिट्री जनरल हैं वही असली पॉलिटिशियन भी हैं, वही जो है वहां की पॉलिटिक्स को चलाते हैं और वही पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस प्रकार के जो है बयान देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आखिर में ये इस तरीके के जो बयान देते हैं ये मेरी लाल के हसीन सपने ही साबित होंगे, और इसकी कई वजहें हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को भी जो है इसके बारे में सोचने की जरूरत है। 1947 से लेके 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्व पाकिस्तान कहा जाता था उसको। उस समय वहां पर जो है उनकी 3 डिविजन्स फौज की जो है तैनात थी। इसके अलावा कुछ एयरफोर्स भी थी, कुछ नेवी भी थी। और जब 1971 की जो लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने कुछ और एडिशनल फोर्सेस जो है वेस्ट पाकिस्तान से जो है भेजी थी वहां पे, और 3 एडहॉक डिविजन्स भी जो है खड़ी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी हुआ क्या, उनको हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी और बड़ी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसमें कि उनके जो है 93,000 सैनिकों को जो है सरेंडर करना पड़ा भारत के सामने। ये उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा जो इस तरीके की जो बयानबाजी करते हैं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था, सैन्य समर्पण था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 1971 तक किसी भी आर्मी ने, दुनिया की किसी भी आर्मी ने इतनी बड़ी संख्या में सरेंडर नहीं किया था, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। अब उसके बाद देखिए 1971 के बाद 1974 में शेख मुजीबुर रहमान का जो है असैसिनेशन हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो है रिश्तों में फिर से गर्माहट आनी शुरू हुई। जो रेडिकल इस्लामिस्ट थे और उनका पाकिस्तान के साथ से रिश्ते और मजबूत हुए। इसके अलावा आईएसआई की जो सरगर्मियां वहां पे और उनका जो कंट्रोल है वो काफी बढ़ने लगा। और 1996 तक जब बेगम खालिदा जिया की सरकार आई, 1996 तक जो है वहां पे जो है अलग अलग, कभी जो है वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही और बाद में फिर लास्ट में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार रही। तो पाकिस्तान का वहां पे अच्छे खासी उनकी पैठ थी, उनकी आईएसआई की, तो उन्होंने तब भी जो है कोशिशें तो बहुत की, लेकिन उन्होंने क्या हासिल किया? तो कुछ हासिल नहीं कर पाए। वो मैं इस बात को तो स्वीकार करता हूं कि उन्होंने जो है आतंकवाद को जो है मदद दी, उनको सपोर्ट दिया, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे थे।
लेकिन वो कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर पाए, कुछ चमत्कारी जो है हासिल नहीं कर पाए। और उन्हें अभी ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे अब आपने कहा कि ये तो जो है अब बड़ा ही नया इंडिया है, नया भारत है। एक मैं कहूं कि एक तरीके से एक राष्ट्रीय चेतना पिछले कुछ जी 15 साल में जो आई है भारत में, अपने पेट्रियोटिज्म की जो एक लहर आई है देश में, सब लोग जो है उस बात को समझने लगे हैं कि भारत जो है आगे बढ़ना है, लेकिन भारत के बहुत सारे शत्रु हैं, जिनमें पाकिस्तान भी एक है। और खास करके इन कुछ 15-20 सालों में नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। वहां पर जो एक पहले हम कहते थे कि एक साइकोलॉजिकल आइसोलेशन था नॉर्थ ईस्ट का, वो खत्म हो गया है। जी जो है बहुत सारी जो है डेवलपमेंटल स्कीम्स आई हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, और ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो है जब तकरीबन तकरीबन ये खत्म हो गए हैं या खत्म होने के कगार पे। तो एक इंटीग्रेशन जो है नॉर्थ ईस्ट का भारत के साथ पिछले 20 सालों में हुआ है। ओके तो वो पाकिस्तान ये समझता है कि वो बांग्लादेश के थ्रू इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कुछ गड़बड़ी फैला पाएगा। तो कोशिश उनकी जरूर रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। इसका एक वजह ये भी एक चीज मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, लेकिन एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, एक रेडिकल चेंज बांग्लादेश के अंदर आया है। हम देख रहे हैं कि शेख हसीना के बाद जब 1971 में बांग्लादेश बना या 1965-70 के बीच जो लोग थे बांग्लादेश में, वो उनको उनकी पहचान बंगाली हुआ करती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक जो कट्टरपंथी विचारधारा है वो बांग्लादेश के अंदर ज्यादा फैल रही है। अब बहुत कम लोग रह गए हैं जो बंगाली को अपनी पहचान मान रहे हैं। वो अब कट्टरपंथी जो मुसलमानों की मुस्लिम की जो विचारधारा है उसको अपनी पहचान के तौर पर बांग्लादेश मान रहा है। तो क्या इस लिहाज से हम ना माने कि अब फिर से बांग्लादेश ना बोल के आने वाले वक्त में ईस्ट पाकिस्तान ही बोलना पड़ेगा, अगर ये हाल अगर वहां से अटैक आता है तो? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। देखिए, बांग्लादेश में जो है पिछले साल जब ये सब जो है कार्रवाई जो है गड़बड़ हुई, वहां पर जो है विद्रोह वगैरह की कार्रवाई हुई, तो इससे ये हुआ कि जो रेडिकल एलिमेंट्स थे वो ज्यादा मीडिया की नजर में आए, वो उभर कर आए हैं। और जी जो शांति पसंद लोग हैं, जो बंगाली कल्चर को, आर्ट्स को फॉलो करते थे या एक बांग्ला कल्चर की बात करते थे, वो इस वक्त दबे हुए हैं, क्योंकि वहां पे माहौल इस तरीके का है। जी क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, तब बहुत सारे जो रेडिकल इस्लामिस्ट थे और बहुत सारे जो कन्विक्टेड टेररिस्ट थे, इस्लामिस्ट टेररिस्ट थे, उनको जेलों से छोड़ा गया। अब जब ऐसे लोगों को आप समाज में छोड़ देंगे तो शरीफ आदमी तो बिल्कुल डर जाएगा। तो वो जो शांति पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, जो कि बांग्ला अस्मिता की बात करते हैं, वो इस वक्त जो है एक तरीके से हाशिए पर हो गए हैं, वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, और ओके मीडिया भी उनको इतना कवर नहीं कर पा रहा है हालात की वजह से। तो लेकिन मैं समझता हूं कि जब बांग्लादेश में अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं और एक नई गवर्नमेंट सामने आएगी, तो वहां पर हालात बदलेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं तो उनसे बहुत सहानुभूति रखता हूँ बांग्लादेश के लोगों से, जी और मैं समझता हूँ ये जो ऐसे लोग हैं, जो शांतिप्रिय लोग हैं, जो जो बांग्ला अस्मिता की बात करते हैं या बांग्ला कल्चर की बात करते हैं, ये वापस फिर से जो है एक तरीके से मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, अगर वहां पर एक जो है निष्पक्ष चुनाव होते हैं और एक चुनी हुई सरकार वापस आती है। ठीक, एक पॉइंट और, क्योंकि एक बड़ा अटैक जिसकी शायद ये डीजीआईएसपीआर बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, लेकिन जिस प्रकार से अटैक पहलगाम में हुआ या पुलवामा में हुआ, और जिस प्रकार से चटगांव में आतंकी कैंप जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, और डीजी माफ करिए आईएसआई के तमाम अफसर जो हैं वो लगातार बांग्लादेश और चटगांव की यात्रा कर रहे हैं, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ ईस्ट में पहलगाम या पुलवामा जैसा हमला कर कर एक मैसेज पाकिस्तान देना चाह रहा है, या डीजीआईएसपीआर उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं सर? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान ऐसी कोशिश जरूर करेगा कि इस तरीके का कुछ कराया जाए वहां पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। लेकिन पहली बात तो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऐसा कोई इंसर्जेंट ग्रुप इतना स्ट्रांग रह नहीं गया है। वो ज्यादातर जो है, मैंने कहा कि खत्म हो गए हैं, खत्म होने वाले हैं, और वो
कुछ ग्रुप जरूर हैं वो पाकिस्तान जो बांग्लादेश का जो चिटगांग हिल ट्रैक्ट एरिया है वहां पर सुनने में आया है कि वहां पे कुछ ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे जो पिछले कुछ सालों में जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है नॉर्थ ईस्ट का और जो सिक्योरिटी नेटवर्क है वो भी काफी मजबूत हुआ है। एक तो हमारी असम राइफल है, एक बहुत ही सशक्त और कारगर अर्धसैनिक बल है और उनके बड़ा अच्छा जो है इनका काम है, इनकी जो इंटेलिजेंस ग्रिड है वहां पे बहुत कामयाब है। क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में काफी सर्विस की है, मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था नॉर्थ ईस्ट में, तो तब जो है असम राइफल के साथ भी जो है कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस करने का मौका मिला। तो इनकी वहां पर बड़ी अच्छी जो है ऑपरेशनल पकड़ है, बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस पकड़ है। तो कोई भी ऐसी हरकत होने से पहले इनको जो है पता चल जाता है। इसके अलावा जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इस पर बराबर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको भी अंदेशा है कि कोई इस प्रकार की घटना को पाकिस्तान अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। जी, बिल्कुल, असम राइफल की आँखों से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। बस एक आखिरी सवाल है जिसका जवाब मुझे चाहिए होगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़रूर आप बात रखिएगा। अग्निवीर को लेकर अब बहुत चर्चाएँ कम हो चुकी हैं, क्योंकि पहले एक उफान देख रहे थे हम जब अग्निवीर स्कीम आई, तमाम नेता, तमाम डिफेंस एक्सपर्ट, तमाम सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं मेरे जैसे वो बातचीत करते थे। लेकिन जैसा कि भारत में होता है कि हम धीरे-धीरे चीज़ों को अपना लेते हैं और बात करना छोड़ देते हैं। ये हम भारतीयों की आदत होती है। तो क्या हम ये माने कि हमने अग्निवीर को अपना लिया है या हम उम्मीद करें कि एक चेंज भारत सरकार इसमें ला सकती है अग्निवीर स्कीम में? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, एमओडी को तमाम यूनिट्स की तरफ से आर्मी की एक फीडबैक दिया गया है कि ये चेंजेस की अग्निवीर के अंदर हमें जरूरत है। लेकिन फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो चुप है। ऐसा लगता है कि फाइलें जो हैं वो कहीं दब चुकी हैं सर। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फाइलें जो जाती हैं वो अक्सर दब जाती हैं और उनपे बहुत सारी जो है कई इंच जो है धूल चढ़ जाती है। उनको फाइलों को निकालने के लिए भी फिर जो है आर्मी हेडक्वार्टर को ही वहां पे जो है जाना पड़ता है कि ये हमारी फाइल दबी हुई है। तो जहां तक जो अग्निवीर का सवाल है, जो मेरी जानकारी है, जो सेना के सीनियर ऑफिसर्स से जो मेरी बातचीत हुई है, तो उससे यही पता चला है कि सेना चाहती है कि जो रिटेंशन है, जो अभी जो 25% है, उसको कम से कम जो है 60% या 75% किया जाए। तो मतलब 60 मिनिमम और मैक्सिमम 75% उसको किया जाए। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जो है पॉजिटिव कदम होगा। एक तो कि जो ट्रेनिंग जो है यूनिट्स देती हैं या यूनिट के जो इथॉस हैं, जो यूनिट के ऑपरेशनल कल्चर है, वो उसमें एक कंटिन्यूटी आएगी इससे जो है। और जो सैनिक हैं, अग्निवीर हैं, उनके लिए भी बड़ा ये अच्छा होगा कि उनको जो है एक लंबे समय तक जो है देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई एक सकारात्मक फैसला जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सुनाया जाए, ताकि अग्निवीर भाई हमारे खुश हों। लेकिन शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया कर्नल दीपक कुमार सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, टेक केयर सर। जय हिंद। थैंक यू सर।